हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे। हमने ये ओएसएससी का जो फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है, ठीक है, कब है ये 4 जुलाई को है इसका एग्ज़ाम। तो इसकी प्रिपरेशंस करेंगे अब हम, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो इनको मैं अच्छे से एक्सप्लेन भी करूँगी। बाकी जो मॉडल पेपर्स, टेस्ट पेपर्स बहुत सारे अपलोड किए हुए हैं मैंने, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी आपको, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अदरवाइज़ प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, तो बहुत सारे एमसीक्यूज डिस्कस किए हुए हैं, तो आप वो चेक कर लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो और जो ये एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे ये और SSSC के साथ साथ जो CRPF है, ठीक है, SBI का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है, मतलब किसी भी स्टेट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम्स जो हैं, हिमाचल का है, तो ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन है इन रूमेटॉइड अर्थराइटिस फॉलोइंग एलिमेंट, मतलब यूज द फॉलोइंग एलिमेंट। कह रहे रूमेटिक अर्थराइटिस जो होता है उसमें कौन सा क्या यूज़ करते हैं। ऑप्शन देख लीजिए आप, ठीक है। देखिए रूमेटिक अर्थराइटिस क्या होता है, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ होता है। ऐसे भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, रूमेटिक अर्थराइटिस इज ए, तो क्या है, ये ऑटो इम्यून डिजीज़ होता है। ओके, तो इसमें क्या यूज़ करते हैं, देखिए जो रूमेटिक अर्थराइटिस है उसमें एक तो क्या यूज़ करते हैं, डी मार्स यूज़ करते हैं, ठीक है। डी मार्स जिसे क्या बोलते हैं, डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या आते हैं, डी मार्स के अंदर आते हैं, एक तो इम्यूनोसप्रेसेंट्स आते हैं, जैसे आ गया मिथोट्रिक्सेट आता है, साइक्लोस्पोरिन आता है, ओके, एजाथायोप्रिन आता है, ये आते हैं इम्यूनोसप्रेसेंट्स जो किसमें, रूमेटिक अर्थराइटिस में यूज़ करते हैं, और ये डी मार्स के अंदर आते हैं। डी मार्स में एक तो इम्यूनोसप्रेसेंट हो गया, फिर एक होता है सल्फासालाजीन यूज़ करते हैं, क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन आता है, लेफ्लुनोमाइड आता है इसमें, और गोल्ड सोडियम थायोमेलेट जो मतलब गोल्ड कंपाउंड्स होते हैं, ओरेनोफिन भी जिसे बोलते हैं, जो हमारा ऑप्शन 3 में दिया हुआ गोल्ड, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन जो सी है राइट हो जाएगा, ठीक है। गोल्ड कंपाउंड जिसे क्या बोलते हैं, गोल्ड सोडियम थायोमेलेट, गोल्ड सोडियम थायोमेलेट बोलते हैं, या ओरेनोफिन, ठीक है। ये क्या है, ये गोल्ड, तो इसका ऑप्शन तो सी आ जाएगा। और इसमें डी पेनिसिलामिन भी यूज़ करते हैं, जो कॉपर चिलेटिंग एजेंट होता है, डी पेनिसिलामिन कॉपर की पॉइजनिंग में जिसे यूज़ करते हैं, ठीक है वो। ओके, तो ये तो सब डी मार्स हो गए। एक बार इसका और देख लेते हैं। तो इसमें एक तो कैटेगरी आ गई जो रूमेटिक अर्थराइटिस में डी मार्स यूज़ करते हैं। दूसरी कैटेगरी होती है बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आता है। इसकी ड्रग्स दे देंगे, कौन सी बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर में आती है, कौन सी नहीं आती। तो BMRs में कौन, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स में एक तो आते हैं TNF अल्फा इनहिबिटर आते हैं, ध्यान रखना ये इनहिबिटर है ये, ठीक है। TNF अल्फा इनहिबिटर होता है, एक होता है इंटरल्यूकिन 1 एंटागनिस्ट होता है, इंटरल्यूकिन 1 एंटागनिस्ट, जिसमें क्या आता है, एनाकिंड्रा आता है, एनाकिंड्रा, ये तो क्या है, इंटरल्यूकिन 1 एंटागनिस्ट है। और TNF अल्फा इनहिबिटर्स में आता है, देखिए TNF अल्फा इनहिबिटर्स की ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट है, TNF अल्फा इनहिबिटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग्स है इसकी। कौन सी है, इनफ्लिक्सीमैब होता है, इनफ्लिक्सीमैब, अडालीम्यूमैब, अडालीम्यूमैब, और एक होता है इटानरसेप्ट, इटानरसेप्ट, ठीक है। इनफ्लिक्सीमैब, अडालीम्यूमैब और इटानरसेप्ट, ये क्या है, ये है जो TNF अल्फा इनहिबिटर जो किस में आता है, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स में आते हैं। तो जो ये रूमेटिक अर्थराइटिस की जो ड्रग्स है, इसका क्लासिफिकेशन बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से बुक से पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसका हो गया ये। अब इसका आंसर हमारा क्या हो गया, रूमेटिक अर्थराइटिस में कौन सा यूज़ करेंगे, तो सिल्वर नहीं, तो इसका ये गोल्ड हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो आप ये सिंबल देख लेना, कई बार सिंबल भी पूछ लेते हैं, ठीक है। सिल्वर का ये AG है, कॉपर का CU, गोल्ड का AU, एंटीमनी का SB है, आपको ये सिंबल भी पता होनी चाहिए। ये आई थिंक RRB में एक बार पूछा था ये सिंबल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है लार्जेस्ट हॉस्पिटल मीन्स। ऑप्शन देखिए, देखिए लार्जेस्ट हॉस्पिटल में पूछा है कितने बेडेड हॉस्पिटल्स को बोलते हैं। देखिए हॉस्पिटल्स का क्लासिफिकेशन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें एक आता है बेड के अकॉर्डिंग, मतलब क्लासीफाई करते हैं, तो उसमें आता है वेरी स्मॉल हॉस्पिटल्स आते हैं, स्मॉल हॉस्पिटल्स आते हैं, मीडियम हॉस्पिटल आता है, और एक होता है लार्ज, ठीक है। तो जो वेरी स्मॉल हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें होते हैं लेस देन 100 बेड,
ठीक है, ये होते हैं वेरी स्मॉल हॉस्पिटल में। फिर होते हैं स्मॉल हॉस्पिटल में 100 to 500 बेड्स होते हैं, ठीक है। मीडियम हॉस्पिटल में आ जाएगा 500 to 1000 बेड, और जो लार्ज हॉस्पिटल होते हैं वो होते हैं ग्रेटर देन 1000 बेड, ठीक है। तो हमसे यही पूछा है लार्जेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, तो ये 300 वाला 100 और 500 नहीं होगा, मोर देन 1000 बेड, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ये टेबल है आपकी बुक में होगी, ठीक है, तो आप इसको देख लेना। ये हॉस्पिटल का क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीके से दिया हुआ है, क्लिनिकल बेसिस पे, नॉन क्लिनिकल बेसिस पे, ठीक है। तो जैसे ये ENT हॉस्पिटल सारा क्लासिफिकेशन है, आप ये एक बार बुक से रीड कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ऑप्शन जो है हमारा डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन है इन PSC प्राइमरी हेल्थ केयर फार्मासिस्ट रिक्वायरमेंट। तो इसमें कितने फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, तो ऑप्शन सी आ जाएगा 1 फार्मासिस्ट, ठीक है, ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन क्या है, साइक्लोप्रोपेन इज ए। तो इसके ऑप्शंस देखिए आप, तो साइक्लोप्रोपेन किस में आता है, देखिए साइक्लोप्रोपेन जो होता है ये आता है जनरल एनेस्थेटिक में, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। जनरल एनेस्थेटिक्स का आपको क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए। जनरल एनेस्थेटिक्स में आता है एक तो इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स आते हैं, एक इंट्रावीनस एनेस्थेटिक्स आते हैं, ठीक है। एक तो होते हैं इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स होते हैं और एक इंट्रावीनस। इनहेलेशनल में जैसे एक तो गैस आता है, गैस में नाइट्रस ऑक्साइड, आपको एक ही नाम याद करना होता है, नाइट्रस ऑक्साइड। फिर एक क्या होते हैं, वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं। जो ये क्या बता रही हूँ मैं आपको, इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स का बता रही हूँ। वोलेटाइल लिक्विड्स में कौन कौन से आते हैं, इसमें आता है ईथर आता है, एनफ्लूरेन, हैलोथेन। देखिए ईथर, हैलोथेन, एनफ्लूरेन, एक होता है आइसोफ्लूरेन होता है, और इसमें डेस्फ्लूरेन होता है, सीवोफ्लूरेन होता है। तो ये सब आते हैं किसमें, वोलेटाइल लिक्विड्स में। तो आपको ऑप्शंस दे देंगे कौन सा इनहेलेशनल में है, कौन सा इंट्रावीनस में है। तो क्लासिफिकेशन अच्छे से पढ़ लेना, और क्लासिफिकेशन का मैंने आपको ना एक वीडियो बना के दिया हुआ है, आप मतलब वो सारा क्लासिफिकेशन मैंने एक ही वीडियो में इंक्लूड किया हुआ है। अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं ना, तो क्लासिफिकेशन का एक भी क्वेश्चन आपका उससे बाहर तो आएगा ही नहीं, ओके। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखना, वो मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें सारा क्लासिफिकेशन मैंने एक ही जगह पे इंक्लूड करने की कोशिश करी है, ठीक है। इनहेलेशनल के बाद आते हैं इंट्रावीनस, ठीक है। इंट्रावीनस में कौन कौन से आते हैं, उसमें एक तो इंड्यूसिंग एजेंट आते हैं इंट्रावीनस में, और एक आते हैं कौन से, जो स्लोवर एक्टिंग आते हैं, स्लोवर एक्टिंग। तो जो इंड्यूसिंग एजेंट है इसमें हम पढ़ते हैं थायोपेंटोन पढ़ते हैं, मिथोएक्सिटोन पढ़ते हैं ना, थायोपेंटोन सोडियम और मिथोएक्सिटोन आता है, इसमें प्रोपोफोल और इटोमिडेट भी आता है, ओके। और जो स्लोवर एक्टिंग में है जैसे इसमें बेंजोडायजेपिन्स होते हैं, और एक आता है डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया के लिए कीटामिन यूज़ करते हैं, ओपियोइड एनाल्जेसिक के लिए फैंटेनाइल यूज़ करते हैं। एक क्वेश्चन अलग से भी आता है कि डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया के लिए क्या यूज़ करते हैं, कीटामिन यूज़ करते हैं, और ओपियोइड एनाल्जेसिया के लिए फैंटेनाइल यूज़ करते हैं, ओके। तो साइक्लोप्रोपेन जो है ये भी किस में आता है, जनरल एनेस्थेटिक्स में आता है। तो इसका हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, जनरल एनेस्थेटिक्स हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन है टी लीव्स एंड कॉफ़ी कंटेन्स, ठीक है। जो टी लीव्स और कॉफ़ी होते हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, देखिए निकोटिन, टैनिन, मैलिक या कोकेन। तो इसमें ये टैनिन्स प्रेजेंट होते हैं, ऑप्शन तो हमारा बी राइट हो जाएगा, ओके। निकोटिन जो होता है ये किस में होता है, टोबैको में प्रेजेंट होता है, ठीक है। टोबैको जो सोर्स होता है वो निकोटिन के नाम से इसका सोर्स है। इसका सोर्स क्या होता है, निकोटियाना टोबैकम इसका सोर्स होता है, टोबैको का। और इसकी फैमिली सोलानेसी होती है, याद रखना सोलानेसी फैमिली, जो ट्रोपिन अल्कलॉइड्स की फैमिली भी हम सोलानेसी पढ़ते हैं, तो वही सोलानेसी इसकी फैमिली है, ओके। तो इसका निकोटिन किस में होता है, ये मैंने आपको बता दिया किस में, टोबैको में प्रेजेंट होता है। और ये जो कोकेन जो है, कोकेन हम लोकल एनेस्थेटिक्स में पढ़ते हैं। कोकेन जो होता है लोकल एनेस्थेटिक्स होता है, लोकल एनेस्थेटिक्स में पढ़ते हैं कोकेन। और जो आई के लिए जो एनेस्थीसिया देना होता है ना, तो उसमें कोकेन को प्रेफर करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हमारा इसका आंसर तो ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग एंटीडोट यूज्ड इन साइनाइड पोजनिंग। तो आपसे पूछा साइनाइड की पोजनिंग में कौन सा एंटीडोट देते हैं, तो सोडियम नाइट्राइट एंड सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम नाइट्राइट एंड सोडियम थायोसल्फेट किसकी, साइनाइड की पोजनिंग में देते हैं। तो देखिए ऑप्शंस में ना आपको कंफ्यूज करने के लिए पोटाशियम नाइट्राइट दिया हुआ है, ठीक है। तो पोटाशियम नाइट्राइट नहीं है, सोडियम नाइट्राइट है, ठीक है। इन दोनों में कन्फ्यूजन होएगी, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कन्फ्यूजन वाले। देखिए पोटाशियम नाइट्राइट है, एक में सोडियम थायोसल्फेट है, तो अब हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि सोडियम नाइट्राइट पढ़ा था या पोटाशियम नाइट्राइट पढ़ा था, ठीक है। सोडियम नाइट्राइट और सोडियम थायोसल्फेट होता है, तो हमारे ऑप्शंस में हमें सोडियम थायोसल्फेट दिया है, तो हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट पॉइजनिंग के एंटीडोट जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो आपके प्रैक्टिकल स्किल के जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होनी चाहिए भाई किसकी पॉइजनिंग में कौन सा एंटीडोट देना है। एज अ फार्मासिस्ट हमें ये पता होना चाहिए,
तो आपको इसका मैंने वीडियो वैसे अपलोड किया हुआ है, पॉइजनिंग के लिए कौन कौन से एंटीडोट देने हैं, छोटा सा वीडियो है, 2-4 मिनट का ही होगा। देखिए साइनाइड की पॉइजनिंग का हमने देख लिया, सोडियम नाइट्राइट एंड सोडियम थायोसल्फेट। एक पैरासीटामोल की पॉइजनिंग में कौन सा देते हैं, N-एसिटाइल-सिस्टीन होता है, किसकी, पैरासीटामोल की पॉइजनिंग में। बेंजोडायजेपिन की पॉइजनिंग में होता है फ्लूमाजीनिल होता है, फ्लूमाजीनिल होता है। मरकरी की पॉइजनिंग जो होती है, मरकरी की पॉइजनिंग में देते हैं डाइमर कैप्रोल, क्या देते हैं, डाइमर कैप्रोल देते हैं। ऑर्गेनोफॉस्फोरस की पॉइजनिंग में क्या देते हैं, इसमें आता है प्रेलिडोक्साइम, जो ऑक्साइम्स होते हैं ना, प्रेलिडोक्साइम्स देते हैं। ओके, और जो लैड की पॉइजनिंग होती है, लैड की पॉइजनिंग देंगे कैल्शियम EDTA देंगे, ठीक है। लैड की पॉइजनिंग में कैल्शियम EDTA, और कैल्शियम के लिए यूज़ करेंगे EDTA, कैल्शियम की पॉइजनिंग के लिए EDTA। तो ये ओपियोड, जो ओपियोड के लिए, ठीक है, ओपियोड के लिए नैलोक्सोन यूज़ करते हैं, नैलोक्सोन, ठीक है। तो ये सारे आपको एंटीडोट है, एक बार देख लेना, इसका वीडियो बनाया हुआ है, आप वो भी एक बार चेक कर लेना। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है यूज़ ऑफ टेट्रासाइक्लिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अवॉइडेड ड्यू टू। ऑप्शन देखिए, जो टेट्रासाइक्लिन है उसको प्रेगनेंसी में अवॉइड करते हैं, क्यों अवॉइड करते हैं, ये आपसे पूछा है। देखिए टेट्रासाइक्लिन जो है किसमें, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आता है। टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल किस में आते हैं, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आते हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं। ये क्या होते हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं। ऑप्शंस देखिए, बैक्टीरियोस्टैटिक है, बैक्टीरियोसाइडल है, क्या है, तो बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं टेट्रासाइक्लिन और क्लोरामफेनिकोल। तो इसको प्रेगनेंसी में अवॉइड करते हैं, टेट्रासाइक्लिन को क्यों करते हैं, तो ये देख लीजिए ऑप्शंस। तो ये क्या करती है, अफेक्ट द बोन ग्रोथ ऑफ फीटस, ठीक है, फीटस के बोन ग्रोथ को अफेक्ट करती है, इसलिए इसको प्रेगनेंसी में अवॉइड करते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है, ए डॉक्टर राइट द प्रिस्क्रिप्शन टू पेशेंट अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, द ड्रग इन विच शेड्यूल। तो आपसे सिंपली पूछा है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है कौन से शेड्यूल में आएगी। तो आपको पता है जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होती है कौन से शेड्यूल में आती है, शेड्यूल H में आती है ना, तो हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के लिए हम कौन सा शेड्यूल पढ़ते हैं, शेड्यूल H पढ़ते हैं। और शेड्यूल X जो है इसमें आती है जो हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स आती है ना, हैबिट फॉर्मिंग जो होती है, और जो साइकोट्रोपिक ड्रग्स आती है वो किस में आती है, शेड्यूल X में आती है। शेड्यूल V हम पढ़ते हैं स्टैंडर्ड्स फॉर पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन के लिए पढ़ते हैं, शेड्यूल V। मैंने आपको VPP याद करना बताया हुआ था, ठीक है, पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन के लिए ये शेड्यूल P आता है। ओके, शेड्यूल G किसके लिए आता है, G मैंने बताया GMS से आपको याद करना था, GMS मतलब जो मेडिकल सुपरविजन में ड्रग्स लेनी होती है वो शेड्यूल G में आती है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा जैसे इसमें G में आ जाएंगे, जैसे ब्लियोमाइसिन हो गया, टोलब्यूटामाइड होगा, ये किस में आ जाएंगे, शेड्यूल G में आ जाएंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन है साइमेथिकोन इज ए, ऑप्शंस देखिए एंटीडायरियल, तो साइमेथिकोन और डाइमेथिकोन दो होते हैं ये, तो ये क्या होते हैं, ये एंटी फोमिंग होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। तो साइमेथिकोन और एक नाम आता है डाइमेथिकोन भी आता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा एंटी फोमिंग हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है ड्रग ऑफ चॉइस इन डायरिया, ऑप्शन देखिए मिटोक्लोप्रामाइड, सेफिक्सिम, लिवोफ्लोक्सासिन या लोपिरामाइड। तो डायरिया में जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है वो लोपिरामाइड होता है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा एंटी मोटिलिटी ड्रग में पढ़ते हैं हम इसको, लोपिरामाइड को। ठीक है, तो यह ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। मिटोक्लोप्रामाइड जिसमें दिया हुआ है ये एंटी एमिटिक ड्रग होता है, क्या होता है, एंटी एमिटिक ड्रग होता है। सिफिक्सिम ये सिफेलोस्पोरिन्स में हम पढ़ते हैं, तो सिफेलोस्पोरिन्स में जो फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन है ना, आपको उनका भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। इसका भी वीडियो अपलोडेड है सिफेलोस्पोरिन्स का, आप वो देख लेना वीडियो। ओके, आपको सारा याद हो जाएगा सिफेलोस्पोरिन फर्स्ट जनरेशन कौन सी है, सेकंड जनरेशन कौन सी है। ठीक है, लिवोफ्लोक्सासिन ये फ्लोरोक्विनोलॉन्स में आता है, तो इसका लोपिरामाइड आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सोडियम फ्लोराइड इज ए, तो इसके ऑप्शंस देखिए। ठीक है, देखिए सोडियम फ्लोराइड होता है और एक होता है स्टेनस फ्लोराइड होता है। ठीक है, सोडियम फ्लोराइड और स्टेनस फ्लोराइड जो होते हैं इनको डेंटल केरीज की ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, डेंटल केरीज की ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। तो आपसे तो बस सिंपली पूछा हुआ है, तो ये कि डेंट्रीफाइसिस ही पूछा हुआ है, मतलब ब्रॉडली क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर अच्छे से डीप में पूछते हैं तो क्या होता है, ये डेंटल केरीज जो है उसकी ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, किसको, ये फ्लोराइड्स यूज़ करते हैं, सोडियम फ्लोराइड और स्टेनस फ्लोराइड होता है। ओके, तो इसका ये ऑप्शन ए हो जाएगा, डेंट्रीफाइसिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है टर्म एनाल्जेसिक मीन, तो एनाल्जेसिक का मीन तो सभी को पता है, तो सिंपली ये टर्म्स होती है ना, इनके मीनिंग भी मतलब इजी होते हैं, बट ये आ सकते हैं। तो एनाल्जेसिक का मतलब क्या होता है, पेन किलर होता है, सभी को पता है इसका। तो एंटी फंगल मतलब जो फंगल इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट में जो ड्रग्स देंगे एंटी फंगल, जैसे अभी ये ब्लैक फंगस चला हुआ है, म्यूकोरमाइकोसिस जो चला हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए एम्फोटेरेसिन बी दे रहे हैं ड्रग ऑफ चॉइस। ठीक है, तो ये एंटी फंगल हो गया। एंटी डायबिटिक है जो एंटी डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट में देते हैं,
जैसे ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स आ गए। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग पर्टेन टर्म कार्डिक, जो कार्डिक टर्म है उसका मतलब किसके लिए होता है कार्डिक, तो आपको पता है कार्डिक वर्ड किसके लिए, हार्ट के लिए यूज़ करते हैं हम, ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा, हार्ट हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14। एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन इज ड्यू टू विच एंटीबॉडी, जो एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन होती है कौन सी एंटीबॉडीज़ की वजह से होती है, ठीक है, तो आपको याद रखना है एनाफाइलैक्सिस रिएक्शंस जो होती है उसमें IgE इन्वॉल्व होती है, IgE, ठीक है, मतलब हम एक तरीके से इसको याद करें एलर्जी, ठीक है, एलर्जी के इससे याद करें, एलर्जी में कौन सी IgE हो जाएगी, तो आप इस मतलब कि एलर्जी को आप जैसे एलर्जी ऐसे लिख देंगे ई, तो इस ई को इससे ई से कनेक्ट करके आप याद करना चाहें तो याद करने के पर्पज़ से है वैसे, ठीक है, तो IgE जो होती है एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन में, देखिए जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, एंटीबॉडीज़ जो होती हैं इनको इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स या आईजीज होती हैं ये, ठीक है, तो इसमें हम कौन कौन सी IG पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं जैसे हम पढ़ते हैं IgG, IgA, IgM, IgE, IgD, तो आपको कैसे GAMED आपको याद रखना है, GAMED, ठीक है, मतलब गेम्स है ना, गेम्स को आप GAS की जगह D कर लेंगे तो मतलब ये आपको पांचों याद हो जाएगी कौन कौन सी IG होती हैं, ठीक है। IgG मतलब IgG कौन सी होती है, IgG होती है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करके, ऐसे पूछते हैं कौन सी जो इम्यूनोग्लोबुलिन होती है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करती है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो कौन सी होती है, IgG होती है, ठीक है। जी को आप गैस्टेशन से याद करके भी कुछ मतलब लिंक करके याद कर सकते हैं कि इसमें IgG होती है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करती है, ओके। और जो सिक्रेशंस वगैरह होते हैं, ठीक है, उनमें होती है IgA होती है, जो कई बार पूछ लेते हैं टीयर्स जो सिक्रेशंस होते हैं तो उनमें कौन सी IG होती है, तो IgA होती है जो सिक्रेशंस में होती है, और एलर्जी के लिए IgE हो गया, ठीक है, तो एनाफाइलैक्सिस रिएक्शंस के लिए हमारा IgE हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए इमीप्रामिन इज़ यूज्ड एज, तो इमीप्रामिन क्या होता है, इमीप्रामिन जो है किस में आती है, ये होती है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग में, जो ट्राई साइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स पढ़ते हैं उसमें इमीप्रामिन आता है। इमीप्रामिन का मेटाबोलाइट होता है डेसिप्रामिन, ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, इमीप्रामिन का मेटाबोलाइट क्या था, डेसिप्रामिन। देखिए एक बार मैं आपको एंटी डिप्रेसेंट ड्रग का क्लासिफिकेशन भी जल्दी से रिवाइज करा देती हूँ। जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है उसमें एक तो हम पढ़ते हैं रीमा का मतलब क्या होता है, रिवर्सिबल इनिबिटर ऑफ माओ ए, ठीक है, रिवर्सिबल इनिबिटर ऑफ माओ ए, इसमें क्या आता है, रीमा क्या है, CM, ठीक है, इसमें आता है मोक्लोबिमाइड और क्लोरगाइलिन होता है, ठीक है, तो रिवर्सिबल इनिबिटर ऑफ माओ ए में आता है मोक्लोबिमाइड और क्लोरगाइलिन, 2 ड्रग आती है। उसके बाद आता है TCAs आता है, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स आते हैं, तो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स में आती हैं, एक तो आती है Na and 5-HT रीअपटेक इनिबिटर आते हैं, NN5-HT रीअपटेक इनिबिटर आते हैं, एक आते हैं प्रिडोमिनेंटली Na रीअपटेक इनिबिटर्स आते हैं। तो NN5-HT रीअपटेक इनिबिटर्स में कौन कौन सी ड्रग पढ़ते हैं हम, इसमें पढ़ते हैं हम इमीप्रामिन पढ़ते हैं, क्लोमिप्रामिन पढ़ते हैं, डेसिप्रामिन पढ़ते हैं इसमें, ठीक है, इमीप्रामिन नहीं, इसमें डेसिप्रामिन नहीं आएगा, डेसिप्रामिन तो इसमें आ जाएगा प्रिडोमिनेंटली Na रीअपटेक इनिबिटर में, क्योंकि डेसिप्रामिन तो इमीप्रामिन का मेटाबोलाइट होता है ना, तो इसमें आता है इमीप्रामिन आता है, ट्रिमीप्रामिन आएगा, इमीप्रामिन, क्लोमिप्रामिन, ट्रिमीप्रामिन, एक डोक्सीपिन आता है, डोथिपिन आता है इसमें, ठीक है, और इसमें आता है एमिट्रिप्टाइलिन भी आता है, एक एमिट्रिप्टाइलिन, ये सब आते हैं NN5-HT रीअपटेक इनिबिटर, और एक होता है प्रिडोमिनेंटली Na रीअपटेक इनिबिटर, इसमें आ जाएगा इमीप्रामिन का मेटाबोलाइट डेसिप्रामिन आ जाएगा इसमें, एमिट्रिप्टाइलिन का मेटाबोलाइट होता है नोट्रिप्टाइलिन, वो आ जाएगा इसमें, ओके, और एक इसमें एमोक्सापिन और रिबोक्सिटिन 2 ड्रग होती है, एमोक्सापिन एक रिबोक्सिटिन होती है, तो ये होती है प्रिडोमिनेंटली Na रीअपटेक इनिबिटर्स होते हैं, ठीक है, इसमें ये TCAs हो गए, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स हो गए, एक इसमें SSRIs पढ़ते हैं, SSRIs का तो आपको पता ही है कौन कौन से होते हैं, फ्लोक्सिटिन, फ्लोक्सामिन, सर्ट्रालिन, एसिटालोप्राम और पैरोक्सिटिन, ये सब SSRIs होते हैं। तो आपसे अलग से SSRIs का क्वेश्चन भी आता है कि कौन सा इसमें सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर, SSRI की फुल फॉर्म क्या है, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर, कौन सा है कौन सा नहीं है, तो आपको इसके ये नाम याद होने चाहिए, ठीक है। और एक आता है एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स, ठीक है, कई बार क्लासिफिकेशन में से काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं, तो एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स में आप नाम याद कर लेना, इसमें ट्रेजोडोन आता है, मियानसीरिन आता है, मिटाजापिन होता है, वेलाफैक्सिन, डोलॉक्सिटिन, टियानेप्टिन, एमिनेप्टिन होता है, ब्यूप्रोपायोन होता है,
तो ये सब ड्रग्स आती है जो एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स होती हैं, ठीक है। तो हमारा हो गया इसका, ठीक है, ये क्लासिफिकेशन था जो एंटी डिप्रेसेंट्स का था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, तो इसका हमारा आंसर हो गया था एंटी डिप्रेसेंट्स। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है 16 नंबर है, ओपियम इज़ यूज्ड एज। तो ओपियम क्या होता है, ये ऑप्शन देख ले, तो नारकोटिक एनाल्जेसिक होता है ओपियम, ठीक है। ओपियम का सोर्स होता है पापावर सोमनीफेरम होता है, पापावरेसी इसकी फैमिली होती है, ठीक है। और ओपियम के अंदर मोर्फिन, कोडीन, थिबेन ये सब प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन में क्या है, केमिकल नेम पूछा है आपसे क्लोरोक्विन का। देखिए तो आपको क्वेश्चन देख के बहुत बड़ा सा लग रहा होगा ना, देखिए ऑप्शंस इसके कितने बड़े बड़े ऑप्शंस हैं। देखिए क्लोरोक्विन इतनी मतलब इनके स्ट्रक्चर वगैरह तो ड्रग्स के इतने याद नहीं होते, लेकिन जो हम क्लासिफिकेशन अगर हम अच्छे से याद कर लेते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन हम कर सकते हैं। क्लोरोक्विन हम क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं 4 अमीनो क्विनोलिन होता है, पढ़ते हैं ना, 4 अमीनो क्विनोलिन होता है, क्विनोलिन है मतलब इसके अंदर क्विनोलिन रिंग है और 4 पोजीशन पे अमीनो ग्रुप है। तो इसके ऑप्शंस जब आप देखेंगे, देखिए इसमें देखिए 4 डाईथाइल अमीनो, 1 मिथाइल ब्यूटाइल अमीनो, 7 क्लोरोक्विनोलिन। तो क्विनोलिन सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, वो है ऑप्शन ए में। तो इसका हमारा ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन में क्विनोलिन दिया ही नहीं हुआ, तो और हमें पता है क्लोरोक्विन होता है 4 अमीनो क्विनोलिन होता है, तो हमारा इसका ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्लोरोक्विन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है, तो आप इसको बुक से पढ़ लेना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये 4 अमीनो क्विनोलिन होता है और ड्रग ऑफ चॉइस होता है मलेरिया एंड प्रेगनेंसी, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18, रोटोसोट इज। तो रोटोसोट क्या होता है, ऑप्शन देखिए, इट इज़ अ टैबलेट मेकिंग मशीन। तो टैबलेट मेकिंग मशीन नहीं होता, वेपर इनहेलेशन प्रोसेस भी नहीं है, साइज रिडक्शन मशीन भी नहीं है। तो ये क्या है, कैप्सूल चेकिंग मशीन होती है, सॉर्ट आउट द फिल्ड एंड अनफिल्ड कैप्सूल्स। तो रोटोसोट क्या है, कैप्सूल चेकिंग मशीन, और क्या करती है, ये अलग अलग करती है फिल्ड और अनफिल्ड कैप्सूल्स को। तो इसका ऑप्शन डी है जो आपका राइट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन का क्वेश्चन है। देखिए स्टरलाइजेशन जो है इसमें हम पढ़ते हैं ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन पढ़ते हैं, रेडिएशन स्टरलाइजेशन पढ़ते हैं, ओके। तो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में हम क्या यूज़ करते हैं, हॉट एयर ओवन यूज़ करते हैं, ठीक है। और मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में ऑटोक्लेव यूज़ होते हैं। तो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन का आपसे क्या पूछा, टेम्परेचर पूछा। देखिए तो इसके ऑप्शन दिए हुए, तो इसका आपको 160 डिग्री फॉर 3 आवर्स, तो इसका होता है 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर्स, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए आप, डी राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, 160 डिग्री सेल्सियस 2 आवर हो जाएगा। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं कितने टेम्परेचर पे, 160 डिग्री सेल्सियस और 2 आवर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है हमारा इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन है बैरियर क्रीम्स आर यूज्ड टू। तो ये बैरियर क्रीम्स यूज़ करते हैं, किसके लिए यूज़ करते हैं, तो इसके देखिए इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम इंडस्ट्रियल केमिकल एंड यूवी रेज, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। तो बैरियर क्रीम्स क्या करती है, स्किन को प्रोटेक्ट करती है इंडस्ट्रियल केमिकल्स और यूवी रेज से। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन है पर्पस ऑफ टेबलेट सब कोटिंग इज, ठीक है। जो ये टेबलेट की जो ये कोटिंग के डिफरेंट स्टेप्स हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें एक तो आता है सील कोटिंग आता है, एक आता है सब कोटिंग आता है, फिर इसमें आता है सिरप कोटिंग आता है, ओके। उसके बाद आता है इसमें फिनिशिंग आता है, फिर एक पॉलिशिंग आता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर। तो सील कोटिंग करते हैं टू प्रिवेंट मॉइस्चर पेनिट्रेशन, ठीक है। मॉइस्चर पेनिट्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए सील कोटिंग करते हैं। तो सील कोटिंग में क्या यूज़ करते हैं, शिलैक और जीन यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर सब कोटिंग करते हैं किसके लिए, जो साइज है टेबलेट का, ठीक है, टू इंक्रीज साइज एंड बल्क ऑफ द टेबलेट, तो उसके लिए सब कोटिंग करते हैं। तो इसमें अकेशिया और जिलेटिन यूज़ करते हैं, अकेशिया और जिलेटिन। फिर होता है सिरप कोटिंग, ठीक है। सिरप कोटिंग क्यों करते हैं, जो रफनेस होती है ना सब कोटिंग स्टेज की, उसको मतलब कवर करने के लिए सिरप कोटिंग करते हैं। तो सिरप कोटिंग में ही कलरेंट्स ऐड करते हैं। कई बार पूछते हैं कि कलरेंट्स कब ऐड करते हैं, तो कलरेंट्स जो है सिरप कोटिंग के टाइम पे ऐड करेंगे। और फिनिशिंग होता है, फिनिशिंग में ये टेबलेट की सरफेस को स्मूथ करने के लिए फिनिशिंग करते हैं। फिर पॉलिशिंग में मतलब कि उसकी एलिगेंस जो होती है टेबलेट्स की, उसको इंप्रूव करने के लिए पॉलिशिंग करते हैं। तो पॉलिशिंग में क्या यूज़ करते हैं, बीज वैक्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है कि बीज वैक्स किस लिए यूज़ करेंगे, मतलब ऐसे ही पूछते हैं पॉलिशिंग के लिए क्या यूज़ करेंगे, या फिर बीज वैक्स को किस लिए यूज़ करते हैं, तो पॉलिशिंग के लिए यूज़ करते हैं, ओके।
तो हमारा सब कोटिंग का पूछते हैं ना हमसे, तो सब कोटिंग का मैंने आपको बताया कि बल्क साइज मतलब टेबलेट का साइज बढ़ाने के लिए यूज करते हैं सब कोटिंग। देख लीजिए, अब आप इसके ऑप्शन देख लीजिए। इट इज़ गिवन टू इंक्रीज द बल्कीनेस, ठीक है, एंड टू रेक्टिफाई द कोरुगेटेड सरफेस। तो ये हो गया बल्क को बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन ए ही हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। फॉर स्लो डिसोल्यूशन के लिए नहीं होता, डिफरेंस बिटवीन टू ड्रग ये सब कुछ नहीं होता, तो हमारा ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, सिफिलिस इज एसटीडी कोज्ड बाय। जो सिफिलिस होती है ये किस में आती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में आती है, ठीक है। इसमें आती है सिफिलिस आती है, गोनोरिया आती है, एड्स आती है, जो एसटीडीज में आते हैं। तो सिफिलिस जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म आपसे सिफिलिस का पूछा है, तो सिफिलिस जो है एसटीडी में आती है, तो आपको इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म एसटीपी से याद करना है, ठीक है। सिफिलिस का है ट्रिपोनेमा पैलिडियम याद करना है आपको, ऑप्शन सी हो जाएगा। ट्रिपोनेमा पैलिडियम जो होता है सिफिलिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है। ट्रिपोनेमा पैलिडियम ये क्या होता है, स्पायरोचीट होता है, ओके। क्लोस्ट्रिडियम टिटानी जो है टिटानस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्लोस्ट्रिडियम टिटानी होता है, और जो क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम है ये फूड पॉइजनिंग कोज करता है, ओके। तो हमारा ऑप्शन सी राइट हो गया। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्या है, इसमें आपको मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है। इधर आपको विटामिन दिए हुए हैं और इधर आपको मतलब बताना है कि मतलब जैसे विटामिन B1 को क्या बोलते हैं, B2 को, इस टाइप से, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। विटामिन का वैसे सेपरेट वीडियो अपलोडेड है, उससे बाहर कुछ नहीं आता, आप वो वीडियो देख लेना, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए B1 को क्या बोलते हैं, थायमिन बोलते हैं। B2 को क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन बोलते हैं। B3 को क्या बोलते हैं, नायासिन या निकोटिनिक एसिड। B5 होता है पेंटोथेनिक एसिड होता है। B6 क्या होता है, पायरिडोक्सिन होता है। B9 क्या होता है, फोलिक एसिड होता है। और उसके बाद होता है B12 साइनोकोबालामीन होता है, ओके। ये आपको पता होना चाहिए बस। आपका बिल्कुल वैसे क्वेश्चन बिल्कुल इजी है ये। राइबोफ्लेविन मैंने आपको क्या बताया था, विटामिन B2 बताया है, साइनोकोबालामीन B12 बताया है। तो आप B का तो 3 देख लीजिए और A का देख लीजिए 5, ठीक है। अगर आपको A का 5 देखिए, इसमें 2 में दे रखा है, मतलब हमारा B और D ऑप्शन तो कट गया। अब जो B का है 3, B का 3 सिर्फ इसमें मतलब ये है, इसमें 2 है, तो हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ये मैच वाले क्वेश्चन दिखते बड़े हैं बट ये होते बहुत आसान है। आपको इसमें से एक, कई बार तो एक ही हमें ऑप्शन आता है तो ही हमारा आंसर निकल जाता है, नहीं तो 2 से तो बिल्कुल 100% निकल जाता है हमारा आंसर। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो नैप्थाक्विनोन विटामिन के होता है, और जो थायमिन होता है विटामिन B1 होता है, B6 होता है, पायरिडोक्सिन होता है, ओके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24। ये फिर से एक मैच का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ये मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, आपको इधर माउथ वॉश ये सब दिए हुए हैं, तो आपको ये क्या करना है, मैच करना है, ओके। तो देखिए इधर है माउथ वॉश, थ्रोट पेंट, फिर है आई ड्रॉप और एनिमास, ठीक है। तो इसमें आपको मैच करना है। देखिए अगर आपको इसमें से 1-2 भी आते हैं ना, जैसे आई ड्रॉप का हमें पता होता है, आई ड्रॉप में कौन सा यूज़ करेंगे, जैसे ये एट्रोपिन, क्लोरामफेनिकोल, हायोसिन, पिलोकार्पिन, सल्फासिटामाइड, तो ये हम आई के केस में यूज़ करते हैं। तो सी का 4 होगा, ठीक है। तो अब सी का 4 एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, सी में, ठीक है। तो हमारा इस टाइप से क्वेश्चन निकल जाते हैं ये, हमें मतलब एक भी अगर अच्छे से आता है ना तो हमारा हो जाता है, ठीक है। अब एनिमाज के लिए देख लीजिए, इसके लिए हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम फॉस्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। मैग्नीशियम सल्फेट को देख के हम वैसे भी सोच सकते हैं कि एनिमा के लिए होगा, ठीक है। और ठीक है, इसका हो गया, डी का 4 हो गया। और ये माउथ वॉश में ये हो जाएगा कंपाउंड सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट और जिंक क्लोराइड हो जाएगा। और थ्रोट पेंट में ये आयोडीन आपको पता है यूज़ करते हैं, तो बोरोसिलिकेट, फिनाइलग्लिसरीन और कंपाउंड आयोडीन हो जाएगा। बी का हो जाएगा 1, तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है। जो माउथ वॉश होते हैं ना, माउथ वॉश, तो इनके ऊपर ना एक लेबल, इनका लेबल होता है, जैसे इनके लेबल पे क्या लिखा होना चाहिए कि डाइल्यूट करना चाहिए इनको, मतलब यूज़ करने से पहले इनको वाटर के साथ डाइल्यूट करना चाहिए, ये डायरेक्शन जो होती है इनके लेबल पे होनी चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो गए हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल स्किल के क्वेश्चन आपसे पूछे हुए हैं, तो आपको इस टाइप के भी पता होने चाहिए। लेबल जैसे हम इमल्शन सस्पेंशन पे शेक वेल बिफोर यूज़ होता है, इस टाइप की, ठीक है, लेबल्स भी आपको पता होने चाहिए। तो माउथ वॉश पे हो जाएगा डाइल्यूट माउथ वॉश बिफोर यूज़, ठीक है। यूज करने से पहले इसको डाइल्यूट करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। थ्रोट पेंट जो होते हैं, थ्रोट पेंट क्या होती है, ये मतलब ये विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन होती है। क्या होती है, विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन होती हैं थ्रोट पेंट्स, ठीक है। ये थ्रोट के इन्फेक्शंस के लिए
ये माउथ और थ्रोट के इन्फेक्शंस के लिए इनको थ्रोट पेंट्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। और थ्रोट पेंट में मेनली ग्लिसरीन यूज़ करते हैं, ठीक है। ग्लिसरीन क्यों? क्योंकि एक तो ग्लिसरीन विस्कस होता है ना, तो इसलिए ये ना जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है उस पर काफ़ी लंबे टाइम तक अडेयर होकर रह सकता है, इसलिए। और इसका स्वीट नेचर होता है इसलिए भी। तो इसमें जो थ्रोट पेंट्स होते हैं मेनली इनमें क्या यूज़ करते हैं, इनमें ग्लिसरीन एज अ बेस यूज़ करते हैं थ्रोट पेंट में। और कॉमनली जो थ्रोट पेंट एक तो होता है जो हम पढ़ते हैं मेंडल्स पेंट, मेंडल्स पेंट जिसमें क्या होता है, जो क्या होता है कंपाउंड आयोडीन पेंट होता है, मेंडल्स पेंट बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोग देख लेना, तो इसका मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन है इन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस गिवन, ठीक है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जो होता है उसमें क्या देते हैं, आपसे ये पूछा है। ऑप्शन देख लीजिए, रेगुलर या क्रिस्टलाइन जिंक इंसुलिन, रेगुलर इंसुलिन, क्रिस्टलाइन इंसुलिन या जिंक इंसुलिन। देखिए जो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होता क्या है, देखिए जो हम पढ़ते हैं, जो हम डायबिटीज़ पढ़ते हैं, जो डायबिटीज़ मेलिटस है टाइप 1 होती है, टाइप 2 होती है, ठीक है। टाइप 1 जो डायबिटीज़ मेलिटियस होती है इसको बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटियस, और टाइप 2 को नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटियस। तो इस टाइप ये क्वेश्चन भी एमपी के फार्मासिस्ट के एग्जाम में अभी जो लेटेस्ट हुआ था उसमें आया था कि जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस है उसे क्या बोलते हैं, ठीक है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ को बोलते हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस को बोलते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस, और टाइप 1 को बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस, ठीक है। तो ये, और ये जो होती है ना टाइप 1 वाली, ये जुवेनाइल ऑनसेट होती है, क्या होती है, जुवेनाइल ऑनसेट भी बोलते हैं इसको। और ये टाइप 2 को बोलते हैं मैच्योरिटी ऑनसेट, मैच्योरिटी ऑनसेट, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, सिंपल क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है, ठीक है। तो जो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की जो प्रॉब्लम होती है टाइप 1 में होती है, टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस में होती है, ठीक है। तो इसमें देखिए टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस में क्या होता है, जो बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, इंसुलिन बन नहीं पाता। अब बॉडी में जब इंसुलिन ही नहीं होगा तो जो ग्लूकोज होता है जिसको एज अ मेन मतलब एनर्जी सोर्स के रूप में यूज़ करते हैं, तो उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो बॉडी क्या करेगी, इंसुलिन नहीं होगा, ग्लूकोज को यूज़ नहीं कर पाएगी, तो क्या करेगी बॉडी, क्या करेगी, जो फैट है उसको मेजर फ्यूल मतलब एज अ एनर्जी सोर्स फैट को यूज़ करेगी। तो उससे क्या होता है, कीटोन्स प्रोड्यूस होते हैं, एसिड प्रोड्यूस होता है। तो यही कंडीशन होती है, इसको बोलते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, ठीक है। इसी को बोलते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, तो इसके लिए क्या करना है, आपको इंसुलिन देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें ये ऑप्शन ए हो जाएगा, रेगुलर या क्रिस्टलाइन जिंक इंसुलिन, ठीक है। आपका ये ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, रेगुलर या क्रिस्टलाइन जिंक इंसुलिन देंगे, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कटाइनिक सर्फेक्टेंट। तो एक कटाइनिक सर्फेक्टेंट वाला भी कई बार आता है, एक तो सेट्रीमाइड आता है, सेट्रीमाइड होता है, एक बेंजलकोनियम क्लोराइड होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, बेंजलकोनियम क्लोराइड जो होता है ये कटाइनिक सर्फेक्टेंट्स में आता है। SLS किस में आता है, ये अनाइनिक में आता है, SLS किस में आता है, अनाइनिक में आता है। सोडियम लोरिल सल्फेट जो है अनाइनिक सर्फेक्टेंट में आते हैं। और ट्विंस और स्पैंस होते हैं ये आते हैं नॉन आयोनिक में आते हैं, ट्विंस और स्पैंस किस में आते हैं, नॉन आयोनिक में आते हैं। तो ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है नाइट्रोफुरेंटोन इज यूज्ड मेनली टू ट्रीट। ऑप्शन देखिए, सिफिलिस, यूटीआईज, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, नन ऑफ दीज। तो जो नाइट्रोफुरेंटोइन होते हैं ये यूटीआईज के लिए, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के लिए नाइट्रोफुरेंटोइन है। एक होता है मैथिनामिन होता है, मैथिनामिन जिसको क्या बोलते हैं, हेक्सामिन भी बोलते हैं, ठीक है। और नैलिडिक्सिक एसिड भी होता है। तो ये सब ड्रग्स जो होती है यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के लिए यूज़ करते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रिस्क्रिप्शन कंटेनिंग द फॉलोइंग पार्ट एक्सेप्ट। तो प्रिस्क्रिप्शन के कौन कौन से पार्ट है आपको ये पता होना चाहिए। देखिए, एक तो सुपरस्क्रिप्शन होता है, उसके बाद होता है इंस्क्रिप्शन होता है, उसके बाद होता है सब्सक्रिप्शन, फिर सिग्नेचर, ठीक है, सिग्नेचर। तो सुपरस्क्रिप्शन में जो RX आता है, RX मतलब यू टेक, ये क्वेश्चन आता है, RX का मतलब क्या होता है, यू टेक होता है, और सुपरस्क्रिप्शन में RX आता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है तो इंपॉर्टेंट है। इंस्क्रिप्शन में जो ड्रग्स होती है, इंग्रेडिएंट्स मतलब इंस्क्रिप्शन से इंग्रेडिएंट मतलब नेम ऑफ ड्रग और अमाउंट ऑफ ड्रग, ये आता है इंस्क्रिप्शन में। फिर सब्सक्रिप्शन में होता है मतलब डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट के लिए जो कंपाउंडिंग वगैरह होती है ना वो आती है सब्सक्रिप्शन में। सिग्नेचरा मतलब कि इंस्ट्रक्शन टू पेशेंट्स, ठीक है, पेशेंट्स के लिए इंस्ट्रक्शन मतलब सिग्नेचरा में। तो ये प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें हमसे पूछा था कि कौन कौन से हैं एक्सेप्ट फॉलोइंग पार्ट। देखिए, सुपरस्क्रिप्शन मैंने आपको बता दिया होता है, इंस्क्रिप्शन भी होता है, सिग्नेचर भी होता है, लेबल नहीं होगा, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, टेराटोजेनिक ड्रग कोज टॉक्सिसिटी टू। तो टेराटोजेनिक ड्रग जो होती है टॉक्सिसिटी किसको कोज करती है, फीटस को कोज करती है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है।
टेराटोजेनिक ड्रग्स क्या करती है, फीटस को टॉक्सिसिटी कोज करती है। तो इस एक इम्पॉर्टेंट इसका एग्जांपल देखें तो हम जैसे थैलिडोमाइड जो है ये क्या करता है, ये फोकोमीलिया कोज करता है फीटस में, क्या यूज़ करते हैं, क्या कोज करता है, फोकोमीलिया जो होता है सील लाइक लिम्स को हो जाते हैं फोकोमीलिया में, ठीक है। तो ये थैलिडोमाइड का एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल है। बाकी इसकी डिफरेंट ड्रग के टेराटोजेनिक इफेक्ट है, आप एक बार बुक से भी पढ़ लेना, और अगर आप कहेंगे तो शॉर्ट वीडियो मैं इस पर अपलोड कर दूंगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन है, कोटिंग गिवन फॉर टेबलेट टू डिजोल्व इन इंटेस्टाइन बट नॉट इन स्टमक। मतलब है टेबलेट को डिजोल्व होना इंटेस्टाइन में, स्टमक में नहीं होना। तो कौन सी कोटिंग देते हैं, तो इसके लिए आपको पता है ये एंटेरिक कोटिंग होती है। देखिए एंटेरिक कोटिंग जो होती है इसमें मतलब कि जो टेबलेट्स होती हैं ये एंटेरिक कोटिंग को प्रोवाइड करती है, मतलब टेबलेट्स जो होती है इंटेस्टाइन में डिजोल्व हो और स्टमक से तो ये क्यों टेबलेट जो एज जैसे कि जैसे वैसी की वैसी ही पास हो जाती हैं और इंटेस्टाइन में जाके डिजोल्व होती है। तो ये एंटेरिक कोटिंग क्यों करते हैं, जैसे टेबलेट्स है उसमें मेडिकामेंट्स होते हैं, कुछ मेडिकामेंट्स ऐसे होते हैं जो स्टमक का जो एसिडिक एनवायरनमेंट है उसमें डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। इस वजह से भी एंटेरिक कोटिंग प्रोवाइड करते हैं। कुछ मेडिकामेंट्स होते हैं जो स्टमक में इरिटेशन कोज करते हैं, तो इसलिए भी एंटेरिक कोटिंग प्रोवाइड करते हैं। या फिर हमें डिलेड एक्शन रिक्वायरमेंट होती है तो इसलिए एंटेरिक कोटिंग प्रोवाइड करते हैं। या फिर हमें चाहिए कि टेबलेट जाके जो इंटेस्टाइन में ही एक्शन हमें रिक्वायर्ड होता है कि मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके ही ड्रग रिलीज हो, तो इसलिए भी एंटेरिक कोटिंग प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें पॉलीमर इंपॉर्टेंट है, कौन से पॉलीमर यूज़ करते हैं, सेलुलोज, एसीटेट, थैलेट, ठीक है। थैलेट वाले आपको जहाँ भी मिलेंगे ना वो एंटेरिक पॉलीमर होते हैं, तो ये याद रखना है। ओके नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओलोजिनस बेस फॉर सपोजिटरीज। तो कौन से हैं ओलोजिनस बेस, तो ये सपोजिटरी के बेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओलोजिनस बेस होते हैं, ठीक है। इसमें हम पढ़ते हैं ओलोजिनस बेस में एक तो देखिए ओलोजिनस बेस होते हैं, इनको फैटी बेस भी बोलते हैं। ओलोजिनस बेस को क्या बोलते हैं, फैटी बेस भी बोलते हैं, ठीक है। ओलोजिनस बेस को क्या बोलते हैं, फैटी बेस भी बोलते हैं। एक हाइड्रोफिलिक बेस होते हैं, एक इमल्सिफाइंग या सिंथेटिक बेस होते हैं। तो ओलोजिनस बेस में हम पढ़ते हैं कौन से, एक तो कोकोआ बटर आता है, इमल्सिफाइंग थियोब्रोमा ऑयल। देखिए कोकोआ बटर को ही थियोब्रोमा ऑयल बोलते हैं, तो ऐसे भी करके आ सकता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सपोजिटरीज के बेस। तो कोकोआ बटर को क्या बोलते हैं, थियोब्रोमा ऑयल और कोकोआ बटर एक ही बात है, ओके। तो इसमें थियोब्रोमा ऑयल या कोकोआ बटर हो गया, फिर इमल्सिफाइड थियोब्रोमा ऑयल और हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स, ये सब है ओलोजिनस बेस में आते हैं या फैटी बेस में आते हैं। और इसके जो हाइड्रोफिलिक बेस होते हैं, हाइड्रोफिलिक बेस में ग्लिसरोजिलेटिन बेस आता है, ग्लिसरोजिलेटिन बेस और सोप ग्लिसरीन बेस और पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल ये किस में आते हैं, हाइड्रोफिलिक बेस में आते हैं। इमल्सिफाइंग या सिंथेटिक बेस में एक तो आता है विटेप्सोल आता है, ये अजीब से नाम है इसके, विटेप्सोल है, मासा एस्टेरियम है, एक होता है मासूपोल, ये इस टाइप की ये होती है सिंथेटिक जो इमल्सिफाइंग बेस, ठीक है। तो ये आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। नेक्स्ट देखिए इन एरोसोल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी, एरोसोल में डेंसिटी के डिटर्मिनेशन के लिए क्या यूज़ करते हैं, पिक्रोमीटर हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट देखिए कौन सा है, सेमी सॉलिड प्रिपरेशन पूछा है आपसे। देखिए जो डोजेस फॉर्म है इनका क्लासिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मैं ना एक छोटा वीडियो बना के डाल दूंगी, आज शायद आज शाम तक भी अपलोड कर दूँ, ओके। जो सेमी सॉलिड डोज फॉर्म में सॉलिड डोज फॉर्म होती है, जो डोज फॉर्म है उसमें एक तो सॉलिड डोज फॉर्म होती है, एक लिक्विड डोज फॉर्म होती है, एक सेमी सॉलिड डोज फॉर्म होती है। तो सेमी सॉलिड डोज फॉर्म का हमें देखना है। तो सेमी सॉलिड डोज फॉर्म जो होती है ना वो एक तो एक्सटर्नल यूज़ के लिए होती है, एक होती है इंटरनल, ठीक है। एक्सटर्नल में हम पढ़ते हैं ऑइंटमेंट पढ़ते हैं, क्रीम्स पढ़ते हैं, पेस्ट पढ़ते हैं, जेलीज पढ़ते हैं, ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट और जेलीज। और इंटरनल के लिए आपको पता ही है सपोजिटरीज और पैशरीज आती हैं, ठीक है। तो हमारे ऑप्शन में क्रीम, ऑइंटमेंट, जेल्स ये सब सेमी सॉलिड में आती है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, ऑल हो जाएगा, ओके, ऑल हो जाएगा। इसका नेक्स्ट देखिए क्या है, इन द प्रोसेस ऑफ स्टरलाइजेशन बाय ऑटोक्लेव। तो ऑटोक्लेव में जो बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय होता है कैसे होते हैं पूछा है। तो ऑटोक्लेव आप किस में यूज़ करते हैं, मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन में यूज़ करते हैं ना। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में आपने हॉट एयर ओवन यूज़ कर लिया, मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन में आप ऑटोक्लेव यूज़ करेंगे। तो इसमें बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं, कैसे करते हैं देखिए। जो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन होती है उसमें क्या होता है, उसमें होता है डीनेचुरेशन या ऑक्सीडेशन होता है उसमें, ठीक है, किसमें, ड्राई हीट में। और मॉइस्ट हीट में आपको ऑटोक्लेव में याद रखना है, कोएगुलेशन याद रखना है इसमें। तो इसमें ऑप्शन देखिए हेमोलिसिस तो होता नहीं है, रिडक्शन भी नहीं होता, कोएगुलेशन होगा, इसको ऑप्शन सी हो जाएगा किसमें, ऑटोक्लेव में। और डीनेचुरेशन किस में होता है, ये होता है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन या हॉट एयर ओवन में होता है, ठीक है। और एक रेडिएशन में होता है लीथल म्यूटेशन। अगर रेडिएशन स्टरलाइजेशन का आपसे पूछे तो उसमें क्या होता है, लीथल म्यूटेशन होता है,
ठीक है। और गैसेस स्टरलाइजेशन जो होता है जिसमें इथाइलिन ऑक्साइड यूज़ करते हैं आप लोग, तो उसमें क्या होता है, एल्काइलेशन होता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, कोरियोएलेंटोइन मेम्ब्रेन ऑफ चिक एम्ब्रियो इज यूज फॉर कल्टीवेशन ऑफ, तो ये वायरस के लिए यूज़ करते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा, इसका वायरस हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, डिसोल्यूशन टेस्ट फॉर टेबलेट इज परफॉर्म फॉर एंश्योरिंग, तो इसका ये बायो अवेलेबिलिटी हो जाता है, ठीक है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 37, मेजर ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन, के लिए जो ऑर्गन होता है वो लीवर होता है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लीवर में ही सारे मेटाबॉलिक की प्रोसेस होती है, ठीक है, तो इसका आंसर हमारा लीवर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टी दैट अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग को कौन सी प्रॉपर्टी अफेक्ट करती है, तो फ्लो, सरफेस टेंशन, तो सोल्यूबिलिटी हो जाएगा। ओके, सोल्यूबिलिटी जो है ये क्या अफेक्ट, ये जो एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग को अफेक्ट करेगी, ठीक है। 38 का हो जाएगा सोल्यूबिलिटी। 39 में क्या है, जिलेटिन एनिमल प्रोटीन, जिलेटिन क्या है, ध्यान रखना ये एनिमल प्रोटीन है ये, ठीक है, और ये हाइड्रोकोलॉइड होता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एंटेरिक कोटिंग टेबलेट डिसइंटीग्रेटिन, तो मैंने अभी आपको एंटेरिक कोटिंग टेबलेट्स का बताया था, ये स्टमक में ना होके कहाँ डिसइंटीग्रेट होती है, इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, इंटेस्टाइन। नेक्स्ट देखिए 41 में क्या, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू और रिलेटेड टू, तो डिस्प्लेसमेंट वैल्यू जो किस रिलेटेड होती है, तो आपको याद रखना सपोजिटरीज पैशरीज हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। सपोजिटरीज के केस में हम डिस्प्लेसमेंट वैल्यू पढ़ते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो जो पैशरीज क्या होती है, वजाइनल सपोजिटरीज को पैशरीज बोलते हैं, वजाइनल सपोजिटरीज को क्या बोलते हैं, पैशरीज बोलते हैं, क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है वी गम, वी गम क्या होता है, वी गम होता है मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है, क्या होता है, वी गम क्या होता है, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, और ये क्या होती है, क्ले होती है, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ ग्राइंडिंग ए सब्सटेंस टू ए वेरी फाइन पाउडर, इसको ट्राइचुरेशन बोलते हैं, मतलब इसको ड्राई ग्राइंडिंग भी बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, ड्राई ग्राइंडिंग। एक होता है वेट ग्राइंडिंग, वो लेविगेशन होता है, ठीक है, लेविगेशन को क्या बोलते हैं, वेट ग्राइंडिंग। तो इसमें वेट ग्राइंडिंग में क्या होता है, जो भी हमको मटेरियल है जिसको मतलब पाउडर में कन्वर्ट करते हैं, तो मटेरियल को क्या करते हैं, पहले मटेरियल को पेस्ट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, पेस्ट बनाते हैं उसका, उसके बाद क्या करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं उसकी वजह पैसल मोटर से, फिर ग्राइंडिंग करते हैं, तो ये वेट ग्राइंडिंग होता है, इसको लेविगेशन बोलते हैं। सब्लिमेशन तो आपको पता है, ये आइस डायरेक्ट वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, सब्लिमेशन होता है, ठीक है। परकुलेशन जो हम उसमें पढ़ते हैं ना एक्सट्रैक्शन में, तो इसका ट्राइचुरेशन हो गया। नेक्स्ट देखिए, डैश कंटेन हाईएस्ट अमाउंट ऑफ सॉलिड, तो ये क्वेश्चन कई बार आता है, तो जो पेस्ट होते हैं ना, पेस्ट, उनके अंदर हाईएस्ट अमाउंट ऑफ सॉलिड कंटेंट प्रेजेंट होता है, आपको याद रखना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कलर ऑफ फिनोफ्थिलीन इज, तो फिनोफ्थिलीन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन आता है, देखिए एक तो फिनोफ्थिलीन की पीएच रेंज पूछते हैं, तो 8.3 to 10, मतलब 8 to 10 होती है, इस टाइप से आपको ऑप्शन मिल जाएगा, तो वो फिनोफ्थिलीन की पीएच रेंज है। तो जो फिनोफ्थिलीन है इसका कलर पूछा है, एसिड मीडियम में तो ये कलरलेस होता है, ठीक है, एसिड मीडियम में क्या होता है, कलरलेस होता है, और अल्कलाइन का पूछते तो पिंक होता, अल्कलाइन का पूछते तो क्या होता है, अल्कलाइन में पिंक कलर होता है, याद रखना है। कई बुक्स में ना इसका आंसर गलत लिखा हुआ है फिनोफ्थिलीन का, तो आप थोड़ा जो मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल सही बता रही हूँ, ये ध्यान रख लेना। एसिड मीडियम में फिनोफ्थिलीन का कलर होता है क्या, कलरलेस, आंसर आपका कलरलेस हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द हार्डनेस ऑफ टेबलेट, तो हार्डनेस ऑफ टेबलेट के लिए मोनसेंटो टेस्टर होता है, स्ट्रोंको, फाइजर, तीनों यूज़ करते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। और जो मिनिमम हार्डनेस होती है कितनी होती है, ये भी क्वेश्चन आता है, 4 से 5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये होती है मिनिमम हार्डनेस जो होती है 4 से 5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर, क्या होता है, ये पोटाशियम क्लोराइड होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, स्टेरॉयडल हार्मोन्स जो होते हैं एडमिनिस्टर इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, तो स्टेरॉयडल हार्मोन्स जो होते हैं किसकी फॉर्म में एडमिनिस्टर करते हैं, इम्प्लांट्स, ठीक है, ये हो जाएगा इम्प्लांट्स, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, मतलब इस स्किन के नीचे इनको मतलब इम्प्लांट कर देते हैं, फिर वहाँ से धीरे धीरे जो है ड्रग डिजोल्व होती रहती है, तो ये इम्प्लांट्स होते हैं। नेक्स्ट क्या है, एंटीबॉडीज बिलोंग टू विच टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, तो एक गामा ग्लोबुलिन से बिलोंग करते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा गामा ग्लोबुलिन। नेक्स्ट द लास्ट क्वेश्चन इज पीएच इज डिफाइंड एज, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे देना, ठीक है, पीएच क्या होता है, ये आपके सामने इसके ऑप्शंस हैं, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि पीएच क्या होता है। देखिए, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन या नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन, नेगेटिव लॉग ऑफ क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन, नेगेटिव लॉग ऑफ ऑक्सीजन आयन कंसंट्रेशन, तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, शेयर करना
और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर करना, क्योंकि 50% लोग ऐसे हैं जो वीडियोस तो देखते हैं बट चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप लोग वीडियोस देखते हैं और आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो चैनल सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, हमें कुछ भी इसके लिए पे नहीं करना। और इससे फिर क्या होता है, नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी मिल जाती है। और इस चैनल पर मैं जो डिफरेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम्स जो होते हैं, किसी भी स्टेट का फार्मासिस्ट एग्ज़ाम्स हैं तो उनके लिए हम प्रिपरेशंस करते रहते हैं, क्योंकि जो हम MCQs डिस्कस करते हैं वो सभी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल। ठीक है, ओके, थैंक यू।